ना इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हम लोग ने किंगडम एनिमेलिया जब शुरू किया है तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो भी मैं इधर कंटेंट बताने वाला हूँ दैट विल बी काइंड ऑफ इन नीड लेवल, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पढ़ाने का मतलब नहीं बनता है, वो कंसेप्ट जो है कनेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो सिर्फ जितना फिर घर पे जाके टेक्स्ट बुक रीडिंग एक कंपलसरीली कर रहे हो तो बेहतर होगा, एंड बाकी जो नीट वाले हैं उनको तो ये पीपीटी उसी हिसाब से बना के मिल रहा है, तो आपको लोगों को एक हेल्प भी मिलेगा। यू विल गेट दिस एज अ पीडीएफ एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू लेटर ऑन। मतलब आज मैं कोशिश करता हूँ ये कंप्लीट करने का, तो वो जैसे कंप्लीट हो जाता है मैं आप लोगों को पीडीएफ भी फॉरवर्ड करवा दूँगा। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, सो किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन हम लोग कंसिडर करना शुरू किए। इसमें आप लोग ने शायद वीना मैडम का अगर लेक्चर अटेंड किया रहेगा, उन्होंने क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे किया जाता है, ये डिटेल में बताया रहेगा। तो उसी का एक्सटेंशन हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग ने काइंड ऑफ 8, 9, 10 में वर्कआउट किया है, 8 में आप लोग ने लिविंग वर्ल्ड करके एक चैप्टर देखा रहेगा जहाँ पे क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा रहेगा। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने प्लांट क्लासिफिकेशन किया, एंड 10th में फिर किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन किया। वही चीज़ हम लोग इधर थोड़ा ज़्यादा डिटेल, थोड़ा डीप में घुस के वापस से वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट ऑल द डिफरेंट characteristics or all the different criteria that is used for classification of animals। समझ में आ रहा है एक एनिमल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो हम लोग ने सबसे पहला तो ये कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, हाँ, ये कुछ कैरेक्टर्स देखे हुए थे। मतलब सेल में कंपल्सरीली सेल वॉल नहीं होगा, वैक्यूल्स जनरली नहीं होते, ठीक है। सेंट्रियोल्स कंपल्सरीली होगा, साइटोस्केलेटन फॉर्म होगा कंपल्सरीली सेल्स के अंदर, ठीक है। इनको खाना पड़ता है टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, टू ऑब्टेन एनर्जी। समझ में आ रहा है? दे हैव टू इंजेस्ट, इंजेशन का प्रोसेस मतलब खाना। समझ में आ रहा है? एंड उनका बॉडी के लिए जो जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो उनके खाने से ही उनको मिल पाता है। दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हमारे बॉडी में जो खाना स्टोर होता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ग्लाइकोजन, तो वो हम लोग ने देखा, ठीक है। वी हैव मोटाइल लाइफस्टाइल, मेटामॉर्फोसिस दिख सकता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस नज़र आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्लांट्स या फंगस वगैरह में नज़र नहीं आएगा, ये एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्यूलर वेरिएशंस देखने को मिलेगा, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा, विच इज़ अगेन नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। समझ में आ रहा है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे किंगडम्स में सिर्फ एनिमल किंगडम इकलौता ऐसा किंगडम है जिसमें एक स्पेशल सिस्टम होता है, दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एज अ एनिमल, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम लोग मूवमेंट वगैरह शो कर पाते हैं। सो ये सब जनरल कैरेक्टर्स हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग ने जो क्लासिफिकेशन कंडीशन कंसिडर किया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो वो एक हम लोग ने क्राइटेरिया कंसिडर किया है, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होना या ना होना उसकी वजह से क्या क्या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं, वो हम लोग ने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्कआउट किया हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कंसिडर कर सकते हो फॉर योर पेपर्स, ठीक है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बॉडी प्लान मतलब आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है या फिर ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है या फिर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोग ने ऑलरेडी 10th में काइंड ऑफ टच आउट किया था। यहाँ पे हम लोग ने उसी को डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। बॉडी सिमेट्री, सो तो बॉडी सिमेट्री ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग कंसिडर करें जर्म लेयर्स, ठीक है, फिर उसके बाद सीलोम, बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन। अब एडिशनली जो मैंने दिया है दैट इज़ लाइक हैबिटेट, ठीक है, जो मतलब कहाँ किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ हैबिटेट। एंड उसके लिए उन लोग को अलग अलग एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। वो ये एडेप्टेशंस के लिए अलग अलग नाम है,
तो वो जो नाम है वो आप लोग कभी ऐसा पेपर में वगैरह मिल जाए तो यू शुडंट गेट कंफ्यूज्ड, इसलिए मैंने उसका एक अलग से पूरा चार्ट इधर दे दिया। नाटाटोरियल मतलब पानी में स्विमिंग करने के लिए जो चाहिए, ठीक है। कर्सोरियल मतलब ज़मीन पे चलने के लिए, फोसोरियल मतलब ज़मीन के नीचे घुसने के लिए, ठीक है, बरोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे सब कंडीशंस हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसिडर करें न्यूट्रिशन, किस किस टाइप का न्यूट्रिशन वो लोग वर्कआउट करते हैं वो हम लोग ने देखा, ठीक है। सो हर्बीवोर, कार्निवोर, ब्लड पीने वालों को सैंग्विवोर कहा जाता है, ठीक है। किसी और का पॉटी खाने वाले को कॉर्कोफैगस कहा जाता है। सो डेड मैटर को खाने वाले को स्कैवेंजर कहा जाता है। एंड जो ये सारी चीज़ें करते हैं उनको ओमनीवोर कहा जाता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक था, प्लस उनका सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, समझ में रहे। एंड उसके ऊपर उसका हार्ट का सिस्टम कैसा है, वो मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है, ये सारे सेटअप्स हम लोग ने देखा, ठीक है। सो ये सब, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्योंकि मैंने जैसे बताया ये स्पेसिफिकली एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। नर्वस सिस्टम आपको दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म में नज़र नहीं आएगा, इस वजह से नर्वस सिस्टम के बेसिस में भी हम लोग क्लासिफिकेशन वर्कआउट कर सकते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम डिफाइंस दैट एनिमल, समझ में आ रहा है। एंड देन उसका सॉल्ट टॉलरेंस लेवल, अगर वो कम रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेट कर सकता है तो उसे स्टेनोहेलाइन कहते हैं, अगर वो ज़्यादा रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेट कर सकता है तो उसे यूरीहेलाइन कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये डॉल्फिन जो है ये नदी में भी रह सकता है, खाड़ी में भी जा सकता है, समुद्र में भी जा सकता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। बट गोल्ड फिश को नदी में ही रहना है, वो खाड़ी या समुद्र में नहीं घुस सकता, वो मतलब खारा पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दे आर स्टेनोहेलाइन एंड दिस इज यूरीहेलाइन। ऑन द अदर हैंड द सेम थिंग फॉर टेम्परेचर कंसिडरेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, इनको हम लोग पोइकिलोथर्म्स कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। दे कैन नॉट मेंटेन अ स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर, तो इसलिए वो लोग तभी बाहर निकलते हैं जब उनका मतलब एक फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन डेवलप हुआ है, अदरवाइज वो लोग बाहर नहीं निकलते। ऑन द अदर हैंड वी आर यूरीहेलाइन, होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स मतलब क्या, हमारा बॉडी टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो जाए इट इज फिक्स्ड, ठीक है। पंखे बंद कर। सो नाउ उसके बाद वी ऑल्सो सॉ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वर्कआउट किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वर्कआउट किया जाता है, बच्चे को कैसे डिलीवर किया जाता है, ओवीपेरस, विवीपेरस, ओवोविवीपेरस, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन टेक्निक्स है, जैसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये सारे कंसेप्ट्स हम लोग ने डिटेल में वर्कआउट किया हुआ है। नाउ बेस्ड ऑन दैट हम लोग ने क्लासिफिकेशन, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, मेटामॉर्फोसिस बताया था। तो ये सब जो है ये सब थोड़ा सा डिटेल रिविजन में आप लोगों को एक अलग सा लेक्चर लेके उसमें हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुका है तो अभी उतनी डिटेल में उसका घुसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये लेक्चर पूरा उसी में निकल जाएगा। तो हम लोग ये करेंगे कि एक पूरा रिवीजन जैसा हो जाए, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट हम लोग ने वो सारे फाइलम्स का वर्कआउट करना शुरू किया था एंड उसमें फाइलम पॉलीफेरा हमारा हो चुका है एंड उसके बाद फाइलम निडारिया या सिलेंट्रेटा जिसको हम लोग कहते हैं वो भी हमने कवर अप किया, ठीक है। सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सीलोम विच इज द एंटेरॉन, सीलोम मतलब कैविटी, ठीक है। उनका पूरा बॉडी का इंटरनल सिस्टम एक कैविटी है जो कि उनका इंटेस्टाइन का काम करता है, उनका डाइजेशन का काम करता है, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग उसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कंसिडर करते हैं। सो दैट्स द थिंग। इनको निडारियंस भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द निडोब्लास्ट, ये जो स्टिंगिंग सेल्स दिख रहे हैं ये स्टिंगिंग सेल्स की वजह से इनको निडारियंस भी कहा जाता है, क्लियर है। एंड इनके दो फॉर्म्स होते हैं, एक पॉलिप फॉर्म होता है और एक मेडुसा फॉर्म होता है एंड दे कैन ऑल्सो फॉर्म दिस कोरल रीफ्स, कोरल्स वगैरह फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तुम लोगों को वो पेनाटिला और गॉर्गोनिया के बारे में बताया था ना अलग से,
वो एक्चुअली मेरे को डालना चाहिए था क्योंकि उसके रिलेटेड ना काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं। गॉर्गोनिया बोलेगा तो सी फैन, एंड पेनाट्यूला बोलेगा तो ये अपना सी पेन, ठीक है। ये दोनों भी आपका सॉफ्ट कोरल्स में आ जाता है, एंड मैंने जो फोटोज दिखाई दे आर द हार्ड कोरल्स। नेक्स्ट हम लोग ने फाइलम टीनोफोरा देखा। फाइलम टीनोफोरा में बेसिकली टीनम का मतलब होता है कोम बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दीज आर जेलीफिशेस जिसके ऊपर आपको कोम प्लेट्स नजर आएंगे, मतलब कंघी जैसा स्ट्रक्चर्स नजर आएगा, इस वजह से इनको कोम जेलीज भी कहा जाता है। बट इनमें निडोब्लास्ट नहीं होता है, इसलिए इनको अनिडेरियंस कहा जाता है। क्लियर है? सो नाउ इसमें भी हम लोग ने फर्दर काफ़ी कुछ स्टडी किया था। इसके एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये देखते हैं कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एंड इनके अंदर काइंड ऑफ सीलोम होता है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सेल्स आएंगे। हाँ, तेरा पूरा तो बॉडी प्लान है ना, तो ब्लाइंड सेल्स। ब्लाइंड सैक बोला है, मैंने बताया था आप लोगों को लेक्चर के दौरान, ठीक है। मैंने लेक्चर के दौरान बताया था कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में उसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान दिया है, एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था कि उसमें स्यूडोसिलोम रहता है, बट उसको असिलोमेट दिया है। द रीजन इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यही स्लाइड में देखो, माउथ दिख रहा है, एनस दिख रहा है, पूरा एक ट्यूब है इनसाइड द ट्यूब। सो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हुआ या नहीं? ठीक है, आई एम प्रैक्टिकली प्रूविंग व्हाट आई हैव सेड। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मैं जो एक्चुअल नॉलेज है वो आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को लिखना टेक्स्ट बुक का ही है। समझ में आ रहा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वही लिखा है एंड आप लोगों के टीचर्स को भी वही पता है। बट ये कैसा है, ओरिजिनली मेरे को वो मतलब जब नॉलेज है ये चीज़ का, तो अंदर से ना ऐसा कुत्ता जैसा काटता है कि मैं गलत चीज़ कैसे पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं सही चीज़ सिखा रहा हूँ और आपको वो ये बता रहा हूँ कि गलत चीज़ लिखना है। समझ में आ रहा है? दैट्स द केस। सो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, बट आपको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान लिखना है। और एक चीज़ मैंने बोला ना, स्यूडोसिलोम। कैन यू सी दिस कैविटी? ठीक है, ये जो कैविटी है इट इज बेसिकली टू स्टोर देयर रिट्रैक्टेबल टेंटेकल्स। उनके बॉडी में टेंटेकल्स जो है वो रिट्रैक्टेबल होते हैं, मतलब वो बाहर जब जरूरत है तब बाहर निकालेंगे, जब जरूरत नहीं है उसको वापस अंदर खींच लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ दिस वहां पे एक कैविटी मेंटेन किया गया है, ऑल्दो दैट इज नॉट अ ट्रू कैविटी, इसलिए हम लोग इसे स्यूडोसिलोम कंसिडर कर सकते हैं। बट असिलोम बोला गया है अगेन वो आपको, सो कांट हेल्प इट। ठीक है, सो लार्वे ऑफ टीनोफोरा का भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एंड उनमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो होता है वो है कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट मतलब ऐसे वो रिक्शा वाले जो है वो पम लेके घूमते हैं ना, वो हॉर्न्स, वो हॉर्न का जो सिस्टम है ना बिल्कुल वैसा ही ये रहेगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन उसके अंदर भर के छोटे छोटे बॉल्स रहेंगे, एंड दीज बॉल्स हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लू, एडेसिव ग्लू, ठीक है, जो धीरे धीरे रिलीज किया जाता है थ्रू दिस कॉइल ट्यूब। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ द सिस्टम गोज। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसिडर करें इसके एग्जांपल्स हम लोग इधर देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू स्टार्ट विद हियर, राइट, प्लाटीहेलमिंथस। चलो नाउ यहाँ से एक्चुअली आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है, यहाँ से आप लोगों के पेपर के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वी विल बी लुकिंग, अब तक का जो कंटेंट है ना मतलब टीनोफोरा का आज तक नीट में एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा है। समझ में आ रहा है? बट कैसा है, वाई टू रिस्क इट, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। इनफैक्ट कॉलेज एग्जाम्स में भी आज तक कभी टीनोफोरा के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन जो आता है वो निडेरियंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर डायरेक्ट प्लैटीहेलमिंथ, एस्काहेलमिंथ, एनेलिडा, ये सब में आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दे स्टार्टेड शोइंग अ गुड अमाउंट ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स, ठीक है, बेटरमेंट्स हम लोग को देखने मिला। क्लियर है? सो प्लैटीहेलमिंथ, अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया कि इन केस ऑफ निडेरियंस दे वर मोस्टली सेसाइल मतलब वो ज्यादा खुद से मूव नहीं कर पा रहे थे। सो व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ दे हैड टू डेवलप सम मसल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो इन्होंने ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम डेवलप करना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम।
अब तक सब ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक थे, अब से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हमें दिखना शुरू हुआ। अभी तक इनका जो थर्ड जो बीच वाला जो लेयर है मेसोडर्म, वो मेसोडर्म अभी तक पूरी तरीके से बराबर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ है इनके लिए वो सफिशिएंट इनफ है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अब मूवमेंट करते वक्त जब उन्होंने पूरा वो बॉडी को मूव करवाने की कोशिश की, दे स्टार्टेड स्टिकिंग टू द ओशनिक फ्लोर एंड ओशनिक फ्लोर में स्टिक अप करने की वजह से क्या हो गया, पूरा ओशन का प्रेशर उनके ऊपर आ गया, देयर बॉडी पिचकुफाइड। समझ में आ रहा है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सल मतलब ये साइड, द साइड फेसिंग द सन, वेंट्रल मतलब द साइड फेसिंग द अर्थ, ये दोनों तरीके से ये स्क्विश डाउन हो गया है। समझ में आया? सो दैट इज द नेम प्लैटी हेलमिंथ, फ्लैट वर्म्स। ठीक है, प्लैटस मीन्स फ्लैट एंड हेलमिंथ का मतलब वर्म्स। ओके, सो इन दैट केस अगर हम लोग कंसिडर करें, ये जो फ्लैट वर्म्स का कंसेप्ट है, ये बेसिकली सबसे पहला मतलब इन द फॉर्म ऑफ वर्म्स का सिस्टम हम लोग को देखने मिल रहा है। वर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी विल बी एलोंगेटेड, ठीक है, एंड दे विल हैव अ स्लिदरिंग मूवमेंट, ठीक है, ऑल्दो जनरली विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हम लोग कंसिडर करें, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग वर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग कंसिडर करें, दे कैन शो अस काइंड ऑफ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने डेवलप किए, वन ऑफ विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब तक कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, बट इन्होंने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशली डेवलप किया। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई वी कैन कंसिडर इट एज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इनके बॉडी में अभी भी डाइजेशन वगैरह जो है ना, टिश्यू लेवल से ही वर्कआउट हो रहा है, बट स्पेशल एक अलग से स्ट्रक्चर डेवलप किया है फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसलिए ऑर्गन लेवल हम लोग कंसिडर करें। क्लियर? बॉडी प्लान की अगर बात करें, अभी भी ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है। ठीक है, वी कैन स्टिल कंसिडर ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, क्योंकि यहाँ पे they don't have a specific anal system to release out their क्या बोल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल। क्लियर है? सो एक लंबा सा फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में से वो लोग खाना खा रहे हैं, उसी में से वो लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बट जो इजेस्टिव वेस्ट है सिर्फ वही निकाल रहे हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट, अभी देखो डिफरेंस बिटवीन इजेस्टिव वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये दोनों में फर्क होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलेगा तो सुसु, इजेस्टिव वेस्ट बोलेगा तो पॉटी, दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे डाइजेस्टिव मैटर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो लोग अपने माउथ से ही पास आउट कर रहे हैं, बट जो उनके बॉडी का अदर टॉक्सिन्स वगैरह जो है, उसको पास आउट करने के लिए दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू उनके पूरे बॉडी में पोर्स के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। नाउ इससे उनका डबल फायदा होता है। क्या क्या? पहली बात तो ये वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी मॉइस्ट रह पाता है, मॉइस्चर होल्ड कर पाता है। सेकेंडली, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल था उनके बॉडी के अंदर का, अब उनके बॉडी के बाहर सज गया है। इट इज एक्टिंग एज अ प्रेडेटोरियल डिफेंस। समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ दीज वर्म्स have a very toxic outer layer. आप इन्हें टच भी करोगे, it will cause trouble to you. So generally टच नहीं करना। समझ गए? वैसे भी ये देख के आप लोगों को मन भी नहीं होगा टच करने का। ठीक है, जनरली they are considered as what you call now. ठीक है, अब वर्म्स होने का एक इंटरेस्टिंग फायदा ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू शो यू बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन यहाँ पे सब बायलैटरल सिमेट्री दिखाना शुरू किए, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोल सकते हैं, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक जो अब तक नहीं था। अब तक रेडियल सिमेट्री दिख रहा था, इन्होंने बायलैटरल सिमेट्री दिखाना शुरू किया। जर्म लेयर्स की बात करें तो एज आई सेड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसिडर किया जाएगा,
बिकॉज यहाँ पे मेसोडर्म के पैचेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा मेसोडर्म नजर नहीं आएगा। यहाँ पे इन्होंने हम लोगों को सीलोम वगैरह भी दिखाना नहीं चाहा, मतलब देयर इज नो बॉडी कैविटी, असिलोमेट अगर हम लोग कंसिडर करें, दे आर ऑल असिलोमेट्स, ठीक है। बॉडी में कैविटी भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो मेसोडर्म के पैचेस बनना शुरू हुए। सो इसकी वजह से अगले सिस्टम में आप लोगों को कैविटी दिखना शुरू होगा, समझ में आ रहा है। इसके नेक्स्ट जो सिस्टम है वहां से बॉडी कैविटी दिखना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। मतलब यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़े से डेवलप्ड हम लोग को नजर आना शुरू हुआ है। इसके आगे हम लोग काफी हद तक ना, मेरे को बेसिकली व्हाइल मेकिंग दिस स्लाइड्स आई डिडंट इवन हैव टू चेंज सम ऑफ द डिटेल्स, क्यों, वही है, पास्ड ऑन है, समझ में आ रहा है। दैट्स द थिंग। बॉडी सेगमेंटेशन अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी भी we can consider it as a segmented body, although there are exceptional cases. इसमें एक एग्जांपल है टेपवर्म, टीनिया, ठीक है। टेपवर्म का बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, एंड these segments are considered as proglottids, समझ में आ रहा है। Each and every proglottid has a capacity to produce a whole tapeworm again, but anyways उसको हम लोग ने बेसिकली एक एक्सेप्शनल केस ऐसा बोल दिया है, बाकी सब में आप लोगों को सेगमेंटेशन नजर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक एंड कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। एंड दीस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। जो आप लोग ने शायद देखा भी रहेगा, मेरे को याद आ रहा है मैंने प्लैटियम में टेस्ट किया था, मैंने तुम लोगों को वो हैमरहेड वर्म दिखाया था और बोला था तुम लोग ये पहचान पाओगे, मेरे को अभी क्लिक हो रहा है। ओके एनीवेज, चलो इतना तक बता ही दिया है तो थोड़ा सा और बता ही देता हूँ। सो मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे पैरासिटिक इन नेचर है। पैरासिटिक मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, एंड इसके लिए इन्होंने स्पेशल अडेप्टेशंस किए, लाइक हुक्स बनाए जिससे कुरेद के वो लोग खून निकाल सके, सकर्स बनाए ताकि वो लोग बॉडी में चिपक सके, एंड उनके पूरे बॉडी के ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर डेवलप करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल, समझ में आ रहा है। तो ये 3 कंपलसरी पैरासिटिक अडेप्टेशंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल अगर कंसीडर करें, दे कैन मूव वेरी वेल, मोटाइल है, समझ में आ रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मामले में वी कंसीडर फ्रैगमेंटेशन, दे हैव एक्सट्रीम पावर ऑफ रीजनरेशन। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल आप लोग ने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, फ्रैगमेंटेशन का, प्लनेरिया, ठीक है। प्लनेरिया का खासियत क्या है कि मैं इसको लेके अगर इसका खीमा भी बना दूं, एंड वो खीमा को मैंने एक फिश टैंक में डाल दिया, each and every टुकड़ा of that खीमा will become a new planaria, समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम पावर ऑफ रीजनरेशन हम लोग को यहाँ पे नजर आएगा, एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे नहीं होता, दे आर ऑल हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, हर एक ने अलग अलग तरीका डेवलप किया हुआ है टू रिप्रोड्यूस इन दैट केस, समझ में आ रहा है। सो प्लैटिहेल्मिन्थ्स का क्लासिफिकेशन में वी हैव द टर्बिलेरिया, ठीक है। इसमें आप लोगों को फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स नजर आएंगे जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलीफ्लैटवर्म्स, ठीक है। या फिर वी आल्सो कैन कंसीडर प्लनेरिया इन दैट केस। देन वी हैव ट्रेमेटोडा जो कि पैरासिटिक होते हैं, एंड दे आर फ्लूक्स, फ्लूक्स इन द सेंस ये भले वर्म जैसे नहीं लगेंगे, इसको आप लोग देखोगे ना, मतलब इट विल लुक लाइक अ पान का पत्ता। फ्लूक का लिटरल मीनिंग क्या है? इट विल लुक लाइक अ पान का पत्ता, समझ में आ रहा है। इट्स पैरासिटिक इन नेचर, ये जनरली लिवर वगैरह को अटैच कर देता है, इसलिए लिवर फ्लूक्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है, फैसियोला। एंड देन वी हैव सेस्टोडा जिसमें बेसिकली आप लोगों को टेपवर्म्स देखने को मिलेंगे, सी दिस इज अ टेपवर्म टू कंसीडर, ठीक है। नेक्स्ट, सो की फीचर्स में मैंने आप लोगों को बताया डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ देम बिकेम पैरासिटिक इन नेचर, समझ में आ रहा है।
अगर हम लोग कंसिडर करें इनका हर्माफ्रोडाइट रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से स्पर्म निकाल के अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल के फर्टिलाइजेशन करवा देता है। समझ में आ रहा है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम लोग को यहाँ पे देखने मिलता है। रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को देखने मिलेंगे। एंड देन ये लार्वल स्टेजेस है। लार्वल स्टेजेस में मैं डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। ये लार्वल स्टेजेस है, इसमें मैं डिटेल में अभी फिलहाल नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि ओनली फॉर नीट पीपल, बाद में डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस भी आए हैं, मतलब आप लोगों को आइडिया। सो इस बेसिस पे आप लोगों को काफी बार मतलब कॉलेज एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्लेम सेल्स, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर क्लास का, बिकॉज अगर हम लोग कंसिडर करें, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड डेवलपिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया। समझ में आ रहा है? एंड ये प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर एक स्पेशल सा सेल इन्होंने डेवलप किया व्हिच इज कंसिडर्ड एज द फ्लेम सेल। ना ये फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आप लोगों को एक ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर ऐसा मूव करते रहता है एंड उसके ऊपर ढेर सारे सीलिया है, सैकड़ों सीलिया है, ये सीलिया मूव करते रहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा लगता है कि आग के लपटे। समझ में आ रहा है? इसलिए नाम पड़ गया इसका फ्लेम सेल, ऑल्दो बायोलॉजिकली वी कॉल इट एज सोलेनोसाइट। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है, उनके बॉडी का जो फ्लूइड है, जिसको हम लोग पैरेन्काइमल फ्लूइड कहते हैं, वो पैरेन्काइमल फ्लूइड में से जो भी वेस्ट मटेरियल उनको मिल रहा है, वो वेस्ट मटेरियल को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके बॉडी के बाहर के लाइन में एक्सक्रीटरी पोर से रिलीज आउट हो जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब एक्चुअली आप लोगों को एट दिस पॉइंट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए एक अलग चैप्टर ही है, बट ठीक है, चलो आप लोगों को बता दो। ऑस्मोसिस क्या होता है पता है? ऑस्मोसिस नहीं, वेल डिफ्यूजन सुना है? डिफ्यूजन सुना है, राइट। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस वैसा ही होता है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पे, इट इज वर्किंग थ्रू अ मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है? अब ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, ये हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। सी, हमारे बॉडी में ब्लड है एंड ब्लड के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, एंड हमारे सेल्स जो है उसके अंदर भी सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर ये बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इसे वापस से बैलेंस पे लाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आ रहा है? वो ऑस्मोटिक बैलेंस को रीगेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। उसके लिए हमारा जो किडनी सिस्टम है हमारे केस में वो वर्कआउट करता है, ठीक है। इन्होंने किडनीज डेवलप नहीं किए, बट दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर दैट सेम प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आ रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे जो होता है दैट इज वेरी मतलब प्रिमिटिव इन द नेचर, एंड इस वजह से प्रॉपर 100% वो मतलब क्लियर आउट भी नहीं होता है, सॉल्ट टू वाटर बैलेंस उतना भी मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए ये लोग अपने फिक्स्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। सी, जो पैरासिटिक है उसको ऑलरेडी ऑस्मो रेगुलेटेड मटेरियल मिल रहा है, हमारा ब्लड, वो हमारे बॉडी में सर्वाइव कर रहा है ना, दे आर एंडोपैरासाइट, तो इसलिए उनको ऑलरेडी रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो उनको ज़्यादा ऑस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो बेसिकली जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको, ठीक है, तो उसके लिए उन लोग ने ये स्पेशल सेटअप डेवलप किया। क्लियर? समझा? एट दिस पॉइंट ऑस्मो रेगुलेशन में ऐसा ही बता पाऊंगा
आगे चल के आप लोगों का एक चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वहाँ पे आप लोग को डिटेल में समझेगा ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है। उसके लिए मेरे को आप लोगों को पहले तो 3 लव स्टोरीज बताने, ठीक है। हाँ, देयर इज अ हॉलीवुड लव स्टोरी, अ बॉलीवुड लव स्टोरी, अ टॉलीवुड लव स्टोरी, वो पहले डिटेल में बताने, फिर उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग कंसिडर करें, these are the examples, so planaria, ठीक है, जो आप लोग ने देखा है। फैसियोला जो मैं बता रहा था आप लोग को, लिवर फ्लूट मैंने बोला ना, ऑलमोस्ट पान के पत्ते जैसा दिखेगा, so that's the thing, ठीक है। Then we have the polyclad worms, these are the different polyclad worms which are very colorful, very brightly colorful, and always remember it's a rule, जितना खूबसूरत उतना जहरीला, समझ में है? It's a rule of biology, the more beautiful it is the more dangerous it is, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बॉयज को हमेशा बोलता हूँ बी केयरफुल, समझ में आ रहा है? एनीवेज, एंड वो बाइपेलियम मैंने बताया आप लोगों को, इट इज अ हैमर हेड वर्म, जिसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, काफी कॉमनली आप लोगों को शायद नजर आ सकता है, ठीक है। देखा होगा आप लोग ने कभी, ऐसा वॉल वगैरह पे ये घूमते हुए नजर आता है, ठीक है। ये मॉस खाते रहता है, तो वहाँ पे ये होता है। एंड नीचे आप लोगों को टेपवर्म दिखता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन के अंदर से ऐसा टेपवर्म का फुहारा, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस ऐसे होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नाउ बेस्ड ऑन दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से हम लोग को एक्चुअली शुरू कर रहे हैं, फाइलम एस्केलेजिया, ठीक है। अब देखो फ्लैट वर्म्स में कैसा है, बॉडी में बिल्कुल भी कैविटी नहीं है, मतलब ऑर्गन्स को डेवलप होने का जगह बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ रहा है? एंड दैट्स द रीजन व्हाई नेक्स्ट ये जो ग्रुप है इसमें एक कैविटी, सीलिया और फ्लैजेला से, किसमें? एडल्ट नेमाटोड, कमिंग टू दैट, एस्केलेजिया में ही है ना वो, कमिंग टू दैट, ठीक है। ओके, सो देखो जब हम लोग कंसिडर करते हैं एस्केलेजिया में, बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, एस्कम मींस राउंड, एस्कम ये टर्म का मतलब होता है राउंड। हेलमिंथ हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, इट इज वर्म, ठीक है। हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, तो इन दैट केस एस्का हेलमिंथ मतलब राउंड वर्म्स, ठीक है। सो ये जो राउंड वर्म्स है इसमें बेसिकली बॉडी जो है इट विल बी सिलेंड्रिकल, टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड्स, समझ में आ रहा है? मतलब एक प्रॉपर वर्म जैसा हम लोग कंसिडर करते हैं, वो हम लोग को इधर दिखेगा। बट लफड़ा ये हो गया है कि अपने बॉडी में डेवलपमेंट करते हुए सी कैसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से आप लोग अपना घर का कुछ एक काम सोच के उतर रहे हो, ठीक है। आपने ऑलरेडी जो अपना एक बजट है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। और वो बजट फिक्स करने के बाद आप लोग जब वो काम लेके स्टार्ट किए, आपने सोचा कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड होने वाला है बजट, ठीक है। मतलब समझ लो 3 लाख का आपने बजट कंसिडर किया था, अब वो 3 लाख का बजट जो है उसमें आपने एक्सटेंशन कंसिडर किया कितना, 1 और लाख एक्स्ट्रा, समझ लो 4 लाख तक चला जा सकता है, ठीक है। बट जब आप उतरते हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करवा देते, चलो ये भी कर देते, ऐसे करते करते 6.5 लाख चला गया, समझ में आ रहा है? ये हो जाता है ना। एंड इस मामले में फिर क्या हो जाता है, यू बेसिकली स्टार्ट सफरिंग लॉसेस। कुछ वैसे ही हो गया हालत एस्केलेजिया के साथ, समझ में आ रहा है? ये लोग बेसिकली अपने बॉडी में डेवलपमेंट करते करते भिखारी बन गए। अब वो भिखारी बन गए तो बेसिकली भीख मांग के ही जिंदगी इनका सरवाइव करने लायक है। मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, मतलब 97% ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट, समझ में आ रहा है? 97% of these organisms are parasite. Majority of them have become parasitic in nature. मतलब
वो जो 3 एडेप्टेशंस मैंने बता दी ना, पैरासिटिक एडेप्टेशंस, क्या क्या? प्रेजेंस ऑफ हुक्स, सकर्स एज वेल एज क्यूटिकल, ये तीनों पैरासिटिक एडेप्टेशंस 97% ऑफ द एनिमल्स में आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? बाकी जो 3% है फ्री लिविंग, वो लोग में ये सब स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आएंगे, बट वो लोग का सर्वाइवल काफी यूनिक तरीके से होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने किया है जो आगे चल के आप लोग देखोगे। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग कंसिडर करें, वी हैव बेसिकली यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गन्स इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिए, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली बॉडी प्लान भी उन्होंने डेवलप किया है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉपर ट्यूब विद इन ट्यूब एक प्रॉपरली डिफाइंड वे में डेवलप हुआ, ठीक है। इसमें क्लोएका का सिस्टम डेवलप होता है एंड उसके अंदर पूरा का पूरा उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप किया। बट द प्रॉब्लम इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप किया बट डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, राइट, और उसके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स चाहिए, वो डेवलप करना भूल गए, जिस वजह से इनको पैरासिटिक एडेप्टेशन करना पड़ा। समझ में आ रहा है? बॉडी सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो दे अगेन शो बायलैटरल सिमेट्री। ये सारे के सारे वर्म बेस्ड ऑर्गेनिजम्स में आपको बायलैटरल सिमेट्री ही नजर आएगा। समझ में आ रहा है? जर्म लेयर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे भी अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोगों को नजर आएगा सेटअप, ठीक है। एंड सिलोम, फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ बॉडी कैविटी, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट डिफाइंड बॉडी कैविटी, तो इसलिए स्यूडोसिलोम। समझ में आ रहा है? सी, स्यूडोसिलोम और ट्रू सिलोम के बीच में का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? एडिबास और एडिडास, ठीक है। एडिबास 250 रुपए का मिल रहा है, एडिडास 2500 का मिल रहा है। दोनों में फर्क क्या है कि एडिबास का बैग में आप सामान रख दोगे, वो सामान इधर उधर सब हो जाएगा। एडिडास का बैग में हर एक चीज को रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह सेटअप किया हुआ है, ठीक है। एडिडास का बैग लेके आपको इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, ठीक है। एडिडास का बैग में आपको वजन महसूस नहीं होगा, ये डिफरेंसेस है। समझ में आ रहा है? सो स्यूडोसिलोम बिल्कुल वैसा ही कंडीशन है, ठीक है। ये बॉडी में कैविटी तो है, बट ये कैविटी की वजह से क्या हो गया है, द ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव एट वन पर्टिकुलर प्लेस। ये ऑर्गन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। समझ में आ रहा है? बॉडी में अभी तक कोई सेगमेंटेशन आपको नजर नहीं आएगा, दे स्टिल आर शोइंग अ सेगमेंटेड बॉडी। क्लियर है? हैबिटेट की बात किया जाए तो दे आर एक्वेटिक, जो फ्री लिविंग है वो एक्वेटिक है, बट मेजॉरिटी आर पैरासिटिक। तो बायलैटरल सिमेट्री मैंने बताया ना, सिमेट्री बायलैटरल ही है। अच्छा, नहीं, सेगमेंटेशन तो असेगमेंटेड है, ठीक है। वर्म लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको बायलैटरल सिमेट्री ही दिखाएगा। क्लियर है? सो दैट्स द थिंग। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, रॉयल एडिनबर्ग सोसाइटी ऑफ ज़ूलॉजी में इनफैक्ट एक डिबेट ऐसा भी हुआ था कि वी शुड कंसिडर हाइड्रा इनटू बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि हाइड्रा का बॉडी अगर हम कंसिडर करें, सबसे पहली बात तो हाइड्रा का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके टेंटेकल्स जो है वो इवन नंबर्स में रहता है, 6 रहता है, नहीं तो फिर 12 रहता है, ऐसा सिस्टम में रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कंसिडर करें ना, उसका जो माउथ के नीचे का पार्ट है ना, वैसे हेक्सागन या फिर डोडेकाहेड्रॉन ऐसा सिस्टम बनता है। तो यू कैन एक्चुअली बाइसेक्ट द होल बॉडी इन बायलैटरल सिमेट्री। तो इसके लिए मांग की गई थी, बट फिर बोला कि नहीं, फिर बाकी के इतना बड़ा फाइलम बनाया के रखा है, हाइड्रा को अलग से हम लोग थोड़ी निकाल सकते हैं, तो इसलिए उधर रेडियल सिमेट्री में चिपका दिया गया, ठीक है। बट हाइड्रा शोज बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ऐसे है एक्सेप्शनल केसेस आपको पूरा फील्ड ऑफ बायोलॉजी में भर भर के मिलेगा, क्योंकि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर किसी एनिमल ने, हर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना अपना क्रिएटिविटी बना के रखा है। सो यू विल नेवर बेसिकली गेट लाइक एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लाइक ऑल द स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स विद दैट स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स। एक्सेप्शनल केसेस आपको नजर आएगा। देयर आर फिशेस में मैंने एक फिशेस के वक्त मैंने एक एग्जांपल दिया है, वैसा एक एक्सेप्शनल केस जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, बिकॉज इकोनॉमिकली आज के डेट में वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिश है।
कमर्शियली अगर हम बात करें, वो मच्छी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कैवियर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टर्जन। नाउ स्टर्जन का खासियत क्या है, इट शोज हेट्रोसर्कल टेल। क्या होता है वो आप लोग को आगे पता चलेगा। इट शोज हेट्रोसर्कल टेल, इट हैज कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन, बट इट इज ऑस्टिक थाइज, बोनी फिश। समझ में आ रहा है? तो ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्यों है वो हम लोग देखेंगे, उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड डाला है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो एक्सेप्शनल केसेस ऐसे रहेंगे, ठीक है, वी कांट हेल्प इट। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल की अगर बात करें, दे आर ऑल मोटाइल, कंपल्सरीली मोटाइल है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मामले में दे कैन स्टिल वर्क आउट विद फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये देखा गया है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स में ये देखा गया है कि द फीमेल कैन स्टार्ट शोइंग द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है? मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। यू गॉट माय पॉइंट? तो बाई चांस समझ लो कोई एक बॉडी में सिर्फ एक फीमेल पहुंची है, समझ में आ रहा है? अब वो अकेली फीमेल पैरासाइट है, वो विदाउट मेल तो डायरेक्ट बच्चे पैदा नहीं कर सकती, राइट? एंड अगर बच्चे नहीं पैदा किया तो उसका लाइफ खत्म हो गया, तो पैरासिटिज्म खत्म, ठीक है? तो वो वहाँ पे बेसिकली उसके लिए वेट नहीं करेगी। वो क्या सोचेगी कि चलो मेरे पास एग्स तो है ना, लेट्स डिवाइड माइटोटिकली, लेट्स डिवाइड द एग माइटोटिकली एंड लेट्स प्रोड्यूस देम एज बच्चे, ठीक है? मेरा खानदान देखना चाहिए। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स करते हुए नजर आए। समझ में आ रहा है? सो पार्थेनोजेनेसिस, हाँ, सारे के सारे फीमेल पैदा होंगे इन दैट केस, ठीक है? फिर अगर बाय चांस कहीं पे मेल मिल जाता है, किसी एक दूसरे बॉडी में मेल मिल जाता है, तो वहाँ पे मजे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट? अभी इस मामले में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देयर लार्वल फॉर्म्स कैन सर्वाइव फॉर इयर्स इन डॉर्मेंट कंडीशन। समझ में आ रहा है? अभी समझ लो, फॉर एन एग्जांपल क्या होता है, लेट्स से आप लोग मराठी में बोलते हो ना जंतु, ठीक है? तो ये इस फाइलम को बिलोंग करता है, वो जंतु जो बोल रहे हो आप लोग, वो इस फाइलम को बिलोंग करता है, एस्केरिस। एस्केरिस का खासियत ये है कि उसके अंडे जो है अप टू 10 इयर्स सर्वाइव कर सकते हैं आउट इन ओपन। समझ में आ रहा है? मतलब सोचो फॉर एन एग्जांपल, आज एक बच्चे को एस्केरिस है, वो बाहर ऐसे ही पॉटी करने बैठ गया, वो पॉटी का जो मटेरियल है वो तो बेसिकली विद इन 6 months 8 months वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें का कुछ भी नहीं बचेगा। अब उसमें जो एग था, वो एग उधर सॉइल में रह जाएगा, वो सॉइल फिर हवा में उड़ेगा तो वो एग भी उसके साथ उड़ गया, ठीक है? सोचो बाय मिस्टेकली किचन में आपका विंडो खुला हुआ था, खाना पका के हो गया है, जस्ट मम्मी ने ऐसा खाना रखा है और वो एग उड़ के आके गिरा खाने में। यस, इवन दैट कैन कॉज दिस डिजीज। समझ में आ रहा है? सर घर का खाना भी आप सेफ नहीं रखा है आपने, ठीक है, बट कांट हेल्प इट, ठीक है? इट्स बायोलॉजी, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस, सो दैट्स द आइडिया। तो अभी सोचो वहाँ पे आपका बॉडी में अगर एक मेल घुस गया, ठीक है? नाउ अगर सिर्फ एक मेल घुस गया तो यू डोंट हैव दैट मच टू वरी अबाउट, ठीक है? वो मेल जितना दिन तक जिंदा रहेगा उसके बाद वो मर जाएगा। बट बाई चांस उतने टाइम तक में उसको और एक फीमेल मिल गई, पूरा खानदान बसा देगा आपके अंदर। समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट एक ग्रुप ऑफ और एग्स रिलीज कर दिया जाएगा। फिर इसलिए अगर आप ओपन में, इसलिए बोला जाता है कि खुले में मत बैठो, ठीक है? बट लोग इंडिया में पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है खुले में, हवा में। गॉट माय पॉइंट? वो एक वेब सीरीज बना था पंचायत, ठीक है? उसका फर्स्ट सीजन वाज द ओनली गुड सीजन, उसके बाद मेरे को लगा कि क्यों बना है। अभी तो कुछ आई थिंक 4th सीजन आया है उसका, मैं देखा भी नहीं। 3rd सीजन तक आई समहाउ टॉलरेटेड इट, 2nd and 3rd सीजन मेरे को, 2nd सीजन मतलब बोर होने लग गया था,
थर्ड सीज़न तो मतलब अव्वल दर्जे का फालतूगिरी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सीज़न 4 में देखिएगा भी नहीं, भाड़ में जा रहे थे। बट द फर्स्ट सीज़न वॉज एक्सट्रीमली गुड, आई लाइक इट। तो उसमें एक ये था जहाँ पे बेसिकली दे वर ट्राइंग टू मेक टॉयलेट्स फॉर द गाँव वाले, बट उधर वो जो मेन जो सरपंच था वही बेसिकली खुले में पॉटी करने जाता है, एंड वो ग्राम पंचायत का ऑफिस का जो चाबी है वो पॉटी का उधर ही गुम हो जाता है उसका। तो वही चीज़ दिखाया गया है, मतलब इंडिया में वो आदत है लोगों को, भले ही घर पे अच्छा खासा टॉयलेट रहेगा, नहीं हमें बाहर जाना है, बाहर का मज़ा अलग है। ये मैंने यूपी बिहार में काफ़ी सुना है, पता नहीं क्यों। ठीक है, वहाँ के मिट्टी में क्या स्पेशल मिलता है उनको, या फिर हवा कौन सा अच्छा लगता है, मेरे को समझ में नहीं आया था। ठीक है, सो एनीवेज ये सब जगहों पे इसलिए ये फैलता भी ज़्यादा है। बिहार में एस्केरिस का केसेस सालाना नहीं बोला तो भी 5 से 6 हज़ार लोगों का आता है, एंड दीज केसेस आर नॉट लाइक स्मॉल केसेस, आर एक्सट्रीम कंडीशंस। आप लोग ने एक वायरल वीडियो देखा होगा, व्हाट्सएप में काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पे डॉक्टर सर्जरी करते हुए दिख रहे थे, जहाँ पे एक इंटेस्टाइन को काटा गया एंड काट के उसमें से ऐसे नूडल्स जैसे निकल रहे थे, लंबे लंबे सफ़ेद नूडल्स जैसे निकल रहे थे। नहीं देखा? ये व्हाट्सएप में काफ़ी वायरल हुआ था ये वीडियो। ठीक है, देखा है? ये काफ़ी वायरल हुआ था। इनफैक्ट उसके नीचे ऐसा कैप्शन आ रहा था कि चाइनीज़ मत खाओ, ये ऐसे सब नूडल्स निकलता है। देखा रहेगा आप लोग ने। तो ये वो नूडल्स नहीं था, वो बेसिकली एस्केरिस था। इन एक्सट्रीम कंडीशंस दे कैन बेसिकली कम आउट लाइक दैट, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर ये वैसे भर गए ना, एकदम कचरे जैसा भर गया आपके इंटेस्टाइन में, इट कैन स्टार्ट मूविंग आउट इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। इट कैन गेट इन योर लंग्स, it can cause pneumonia like conditions, it can go up to your brain, it can block your heart, cardiovascular problems वगैरह हो सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये भी देखा गया कि उनके नाक से, उनके मुंह से, उनके आँख के साइड से, कान से ये होम्स निकलते हुए दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चीज़ काफ़ी बुरी तरीके से लोगों को अफेक्ट करते हुए देखा गया है। These are some extreme conditions with which people die per year. समझ में आ रहा है? कोविड इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। अफ्रीका में बेसिकली ये बोलते हैं कि कोविड हो गया तो फिर भी हम बच जाएंगे, चलो, क्योंकि दे आर डाइंग विद दीज काइंड ऑफ डिजीज। समझ में आ रहा है? डायरिया होके मर रहे हैं अफ्रीका में सालाना, नहीं बोला तो भी 10 से 15 हज़ार लोग इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डाइज ड्यू टू डायरिया, डिसेंट्री, अमेबिक डिसेंट्री। ठीक है, उनको कोविड वगैरह से डर नहीं लगता। समझ में आ रहा है? सो दे आर लाइक कि कोविड से डर नहीं लगता साहब, पानीपुरी से लगता है। द मेन सोर्स ऑफ अमेबिक डिसेंट्री। ओके, फाइलम एस्काहेलमिंथिस का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग कंसिडर करें, नाउ जनरली में सारे के सारे एस्काहेलमिंथ को एक इंटरेस्टिंग सा नाम दिया जाता है। दे आर कॉल्ड एज नेमाटोडा। ठीक है, या नेमाथेलमिंथिस। नेमाटोस का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, नेमाटोस का मतलब होता है थ्रेड, धागा। ये धागे जैसा दिख रहा है इसलिए थ्रेड वर्म्स, नेमाटोडा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली देखा जाए तो क्लास नेमाटोडा इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिसके पास जो कि मतलब आइदर इट कैन बी पैरासिटिक और इट मे नॉट बी, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दिखेगा नेमाटोमॉर्फा। नेमाटोमॉर्फा मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही धागे जैसा है, ये एकदम पतले पतले रहेंगे। मतलब एस्केरिस में कैसे एक थिकनेस आपको नजर आएगा। ठीक है, एंटेरोबियस ये देखो एक थिकनेस आपको नजर आ रहा है। नेमाटोमॉर्फा एकदम पतले पतले धागा जैसा, हॉर्स हेयर, ये हॉर्स हेयर वर्म्स कहा जाता है इनको। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही डेडली होते हैं, बहुत मतलब बुरी तरीके से ये फैल सकते हैं अगर बाई चांस फैला तो। इंसानों के मामले में एक डिजीज कॉज होता था जिसका नाम था ये अपना क्या बोलता है, गिनी वर्म। गिनी वर्म के केस में ये आप लोगों को नेमाटोमॉर्फा देखने को मिलेगा।
देन वी ऑल्सो हैव रोटीफेरा. नाउ रोटीफेरा काइंड ऑफ ये प्रॉपर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा है. ये देखो, दिस इज अ रोटीफोर. समझ में रहे? ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है. समझ में रहे? हाँ, कभी कभार सम ऑफ द रोटीफर्स हैज बीन नोन टू इन्फेक्ट एज अ पैरासाइट इन केस ऑफ फिशेस. ये फिशेस के गिल्स वगैरह में सर्वाइव करना शुरू कर देता है, तो वो देखा गया. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मच्छी कच्चा नहीं खाना चाहिए, बट ये जापानीज लोगों को कौन समझाएगा. ठीक है, एंड मतलब जापानीज लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया सुशी खा रही है. लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एट ऑल गुड. मैंने खाया, इट वाज लाइक मेरे को उल्टी आया खाने के बाद. ठीक है, सी आई एम अ बंगाली पर्सन. हम लोग इतने फिशेस खा चुके हैं, मतलब हमारे लिए कोई भी नदी, कोई भी समुद्र, कोई भी तालाब में कुछ भी अगर तैर रहा है वो हमारे प्लेट में मिलना चाहिए, बट पका के. ठीक है, These people how they eat it, I don't know, I don't get it. ठीक है, वो 12,000 का मैंने सुशी खाया ताज होटल में, और उसके बाद उल्टी किया मैंने. ठीक है, वहीं पे डाल के आया है. समझ गए? पूरा 12,000 का ऐसा पानी में लॉस. एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रोट्रिका. नाउ गैस्ट्रोट्रिका ये जो है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपको मरीन इकोसिस्टम में काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. एंड देन वी आल्सो हैव काइनोरिंका. काइनोरिंका ये एक इंटरेस्टिंग खासियत है, इसका पूरा बॉडी में ना काटे जैसे ग्रो होते हैं. ठीक है ना, इसका जो स्पीशीज है वो स्पीशीज काफ़ी कम है. ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट, बट है, इसके एक आधा एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ये समुद्र के अंदर सॉइल के नीचे छुपे हुए रहते हैं. समुद्र के अंदर जो ज़मीन रहता है ना, वो ज़मीन के नीचे ये बरो करके रहते हैं. अगेन फ्री लिविंग. समझ में आ रहा है? सो काइनोरिंका क्लियर है? कोई डाउट? समझा? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एस्का हेलमिंथस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी की फीचर्स देखेंगे. नाउ की फीचर्स की बात करें, क्या हुआ है ना, की फीचर्स की बात करें तो एज आई सजेस्टेड कि आपको आइदर ही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दिखेगा या फिर पैरासिटिक दिखेगा. जमीन पे आज तक इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिला. समझ में रहे? मतलब अभी काइनोरिंका वगैरह जो है वो बेसिकली समुद्र के नीचे जमीन में है, बट वो एक्वाटिक ही है ना. यहाँ पे बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हम लोग को आज तक इसका नजर नहीं आया. ठीक है, तो इनके लार्वल स्टेजेस कभी कभार टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि पैरासिटिक है ना, सो उनको टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में सर्वाइव करने का मौका मिल सकता है, बट अदरवाइज दे आर नॉन टेरेस्ट्रियल इन नेचर. बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ठीक है, इनके बॉडी में ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है. ठीक है, एंड अगर हम लोग कंसिडर करें बॉडी में एक स्यूडोसिलोम जनरेट हुआ है, एंड ये स्यूडोसिलोम में एक पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड. फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर सर्कुलेशन जैसा सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है. ठीक है, ऑल्दो ऑफ सिलोमिक फ्लूइड. समझ में आ रहा है? इनका बॉडी का ये जो सिलोमिक फ्लूइड है एक करंट मैकेनिज्म जनरेट करता है, एक करंट सेटअप करते रहता है, एंड उसकी वजह से इनके बॉडी में काइंड ऑफ सर्कुलेशन जैसा सिस्टम वर्कआउट हो जाता है. समझ में आ रहा है? इन्होंने एक नर्वस सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप किया हुआ है जिसकी वजह से दे कैन मूव प्रीटी वेल. समझ में आ रहा है? इनका लोकोमोशन काफ़ी अच्छा हो चुका है. और वो जो फ्लूइड मैंने बताया ना, सिलोमिक फ्लूइड, ये उनका बॉडी को वो सिलिंड्रिकल शेप दे रहा है. इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर. क्योंकि वो फ्लूइड की वजह से वो स्केलेटल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वी कॉल इट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक. क्लियर है? डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करें, दे स्टार्टेड डेवलपिंग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनाए. सिर्फ मैंने जैसे बताया कि इसमें ग्लैंड्स की कमी है. समझ में आ रहा है? एंड फेरिंग्स डेवलप किया, मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप किया. नाउ ये फेरिंग्स का इंटरेस्टिंग खासियत ये है कि इनका रेस्पिरेशन
एंड डाइजेशन, ये प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करने का मौका मिल रहा है। बट यहाँ पे अभी तक रेस्पिरेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, इसके नेक्स्ट सिस्टम में भी रेस्पिरेशन डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन आना शुरू होगा। हो गया। अच्छा, नेटवर्क उड़ गया। न्यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है अंडरस्टैंडिंग में या कुछ? आई नो एकदम वो आसमान से टपके खजूर बैठ के ऐसा वाला कंडीशन आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि एकदम इन मिडल ऑफ दिस चैप्टर आप लोग आके टपक गए, तो इन दैट केस नेट गया, नेट का इशू हुआ क्या? मोस्ट ऑफ पार्ट चलिए। जो मसल्स का सिस्टम डेवलप हुआ है, तो बेसिकली देखा जाएगा तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक होता है आपका, एक्चुअली देखा जाएगा तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स है। एक होता है आपका स्मूथ मसल, जो कि इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको बताए बिना उसको यूज़ करता है, ठीक है। आपका विल पावर उस पर नहीं चलेगा। दूसरा होता है रफ, ये अपना स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स के केस में क्या होता है कि यू आर द सोल थिंकर कि आप वो मसल्स को कैसे यूज़ करोगे। मतलब आपने जब तक बोला नहीं कि ये हैंड का मूवमेंट हो, तो तब तक ये हाथ मूव नहीं हो पाएगा। तो ये स्ट्राइटेड मसल्स के थ्रू, या स्केलेटल मसल भी कहते हैं तो, इनके थ्रू वर्कआउट होता है। एंड तीसरा है हार्ट का, दैट इज कार्डियक मसल। ना कार्डियक मसल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, इट इज ऑटोजेनिक, मतलब उसमें हमारा ब्रेन का भी थिंकिंग नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है ना, वो खुद का बीटिंग इम्पल्स खुद से जनरेट करता है। तो इसलिए हमारा हार्ट का भी सिस्टम जो है, उसका मसल्स का जो सेटअप है एकदम अलग है। इट्स अ हाइब्रिड काइंड ऑफ मसल, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू करके एक चैप्टर है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को देखने मिलेगा हार्ट का जो मसल होता है ना, वो एकदम हाइब्रिड काइंड ऑफ मसल सिस्टम। अब स्मूथ मसल्स जो है ना, उसका अरेंजमेंट, बेसिकली स्मूथ मसल जो है वो आपको स्पिंडल शेप नजर आएगा। समझ में आ रहा है? स्पिंडल शेप बोलेगा तो वो सिलेंड्रिकल टेपरिंग टुवर्ड्स बोथ एंड, अपना रेडिश जैसा, मूली कैसा दिखता है बिल्कुल वैसा आप लोगों को देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, इसका अरेंजमेंट, ऐसे सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। हमारे केस में वी हैव सबसे बाहर का लेयर दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, फिर उसके बाद सर्कुलर, एंड सबसे अंदर का लेयर इज ऑब्लिक। समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, ये जो सिस्टम है ये हम में डेवलप हुआ एज स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स आर ऑल फाइब्रस इन नेचर, काफ़ी फाइब्रस होते हैं। इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने स्मूथ मसल्स को ही अपना वॉलेंट्री मसल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? अब ये स्मूथ मसल्स को जब उन्होंने वॉलेंट्रीली यूज़ करना शुरू किया, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने 2 अलग अलग पैटर्न्स डेवलप किए। एक है सर्कुलर मसल और एक है लॉन्जिट्यूडनल मसल। लॉन्जिट्यूडनल मसल मतलब उसमें क्या होगा, वो फाइबर्स को ऐसे लंबे लंबे लाइंस में उसने रखा हुआ है, ठीक है। ये मसल्स का खासियत क्या है, इट कैन स्ट्रेच लाइक दिस। समझ में? इट कैन स्ट्रेच द बॉडी लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड जो स्मूथ मसल्स ऐसा सर्कुलर डिस्क्स फॉर्म करने लगे, तो दे आर कॉल्ड एज सर्कुलर मसल्स। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। समझ में आ रहा है? सो वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं, एक रिलैक्सेशन कॉज कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मदद से क्या हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट कॉज हो रहा है। तो इनके बॉडी पे ना छोटे छोटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर नोन एज सीटे। समझ में आ रहा है? ये सीटे को वो फंसा देते हैं, एंड फंसा के वो अपना कॉन्ट्रैक्टाइल मसल दैट इज सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बॉडी उसके तरफ खींच जाता है, एंड फिर वो सीटे को छोड़ देते हैं।
फिर वापस से अपना लॉन्जिट्यूडनल मसल को एक्सटेंड करते हैं, उससे सीटे को फंसाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ दे मूव। तो आप लोग ने अर्थवर्म को देखा रहेगा मूवमेंट करते हुए, ऐसा ही मूवमेंट नजर आता है, बिकॉज उसमें भी यही सेम सिस्टम रहेगा, एक लॉन्जिट्यूडनल मसल, एक सर्कुलर मसल का सिस्टम। क्लियर है? सो दैट्स हाउ द सेटअप गोस। समझा? पक्का? सो एनीवेज दैट्स अ थिंग। सो मैंने आप लोगों को बताया सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इसका बॉडी के अंदर जो ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है वही इनका सर्कुलेशन भी कॉज कर रहा है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डायरेक्टली एब्सेंट है। अब तक मैंने बोला ना रेस्पिरेशन के लिए अब तक ये लोग, और कैसा है, पैरासिटिक है ना मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स, तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर उसको एनारोबिक कंडीशन ही मिलने वाला है, ठीक है। हमारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है आरबीसीज के अंदर, ठीक है। बाकी बॉडी के अंदर तो उसे पैरासाइट को एनारोबिक कंडीशन ही मिलने वाला है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बस। समझ में आया? इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, उनका जो स्किन है वो स्किन से वो लोग ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द वाटर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उनका स्किन को ना मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे वो फ्लैट वर्म्स में भी जो ज़मीन पे रहने वाले वर्म्स है, उनका फ्री लिविंग वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्किन से ही रेस्पायर करना पड़ता है, ठीक है। वो स्किन से ऑक्सीजन खींचते हैं, स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट उसकी वजह से उनका जो पूरा बॉडी है वो स्लाइमी कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तभी जाके वो स्लाइमी कंडीशन में वो ऑक्सीजन धीरे धीरे डिसॉल्व होगा एंड फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ द सिस्टम गोस। क्लियर है? नर्वस सिस्टम जो है इनका सिंपल है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड इन द वेंट्रल रीजन ऑफ देयर बॉडी। समझ में आ रहा है? एक लंबा सा नर्व कॉर्ड डेवलप किया जो पूरे बॉडी को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, इन द वेंट्रल सिस्टम। एंड उसके फेरिंग्स के ऊपर एक रिंग फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं नर्व रिंग। समझ में आ रहा है? इट कैन एक्ट एज द ब्रेन। वो जो नर्व रिंग है वो एक्चुअली उनके ब्रेन की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? पैरासिट के एडेप्टेशन तो मैंने खैर बता ही दिया आप लोगों को। क्यूटिकल होगा, हुक्स होंगे बॉडी में, ठीक है, सकर्स वगैरह रहेगा। दे आर डाइशियस। डाइशियस मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सेपरेट सेक्सेस। समझ में आ रहा है? एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसमें जनरली ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स जो है वो बड़े होते हैं इन साइज में, ठीक है, व्हाइल मेल्स आर स्मॉलर इन साइज। समझ में आ रहा है? फीमेल्स आर बिगर, मेल्स आर स्मॉलर। एंड मेल्स का जो पोस्टीरियर एंड होता है, मतलब टेल एंड जो होता है, वो अंदर की तरफ ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, कर्व हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो फीमेल्स में आप लोगों को स्ट्रेट कंडीशन नजर आएगा। दैट्स द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल सिस्टम। क्लियर है? सो दैट्स द थिंग। ये देखो, मैं एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, वी हैव एस्केरिस